नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये याचिका उनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट और उस वक्त के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश के खिलाफ दायर की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। साथ ही एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा की याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा की ओर से मुख्य दलीलें रखी, जिसके अनुसार जजों को हटाने से जुड़ा पूरा मामला जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत आता है। इन हाउस इंक्वायरी से किसी जज को नहीं हटाया जा सकता। अगर इन हाउस इंक्वायरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये अनुच्छेद 124 का उल्लंघन होगा। सीजीआई इन हाउस इंक्वायरी के आधार पर किसी जज को हटाने की सिफारिश करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी द्वारा की जाती है, जो संसद में प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसी सिफारिश करके सीजीआई संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि इन हाउस इंक्वायरी एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और इसकी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है। मामले में आगे बढ़ते हुए नेदुम्पुरा की याचिका पर अदालत ने पूछा कि उन्हें गोपनीय रिपोर्ट कैसे मिली। कोर्ट ने उन्हें एफिडेविट दाखिल कर ये बताने को कहा कि रिपोर्ट का सोर्स क्या है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस में कोई शिकायत किए बिना उन्होंने सीधे रिट याचिका दायर कर दी। बताते चले कि यह मामला तब सामने आया था जब 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरियों के बदले भूमि यानी लैंड फॉर जॉब्स मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के बारे में चल रही सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। इस याचिका में निचली अदालत की कार्यवाही 12 अगस्त तक टालने की मांग की गई थी, जब उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि निचली अदालत द्वारा आरोप तय करना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका के नतीजे के अधीन रहेगा। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि लालू प्रसाद यादव इस आधार को उठा सकते हैं कि सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली। कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। एसवी राजू ने याचिका पर जुर्माना लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला साल 2004 और 2009 के बीच विभिन्न रेलवे क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से संबंधित है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 17 साल की बलात्कार पीड़िता को 31 सप्ताह का गर्भ गिराने यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी है, ये कहते हुए कि गर्भवती महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, इस मामले में पूरे काउंसलिंग सेशन के बावजूद याचिकाकर्ता और उसके माता पिता गर्भ को पूरी अवधि तक ले जाने के लिए सहमत नहीं हुए। ऐसा सामाजिक कलंक और गरीबी के डर के साथ साथ इस तथ्य के कारण हो सकता है कि उसके साथ हुए अपराध ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। इस मामले में राज्य प्रतिवादियों ने कहा था कि गर्भपात मां और बच्चे के जीवन के लिए खतरा है और इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि महिला की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी और प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। चूंकि गर्भावस्था अंतरिम चरण में थी, कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया कि पीड़िता को काउंसलिंग के जरिए गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। काउंसलिंग के बावजूद पीड़िता गर्भपात कराना चाहती थी। हाई कोर्ट ने ए बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मां के गर्भपात के अधिकार को संरक्षित किया गया। ये देखते हुए कि गर्भपात का निर्णय सामाजिक कलंक और पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति के कारण हो सकता है, न्यायालय ने भारी मन से गर्भपात की अनुमति दी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज की आखिरी खबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर ममता पाठक की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या के मामले में सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को चुनौती दी थी।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ये मामला भले ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरद बिरदी चंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में दिए गए मानकों को पूरा करता है। कोर्ट ने पाया कि ममता और उनके पति के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने पहले पति को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उनके शरीर में करंट पास कर उन्हें यातनाएं दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण बिजली का झटका लगने से कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया और आईपीसी की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान घर से नींद की गोलियां, बिजली की तारें और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए गए। सेशन कोर्ट में ट्रायल चला, जिसके बाद ममता को दोषी ठहराया गया। अपील में ममता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि शरीर पर पाई गई जलन की निशानियों को बिना माइक्रोस्कोप या रासायनिक परीक्षण के सिर्फ करंट से झुलसने से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से गलत है, और साथ ही ये भी तर्क दिया कि घटना स्थल पर अर्थिंग की व्यवस्था नहीं थी, जिससे करंट लगने की संभावना कम थी। हालांकि कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट घटना स्थल पर ममता की मौजूदगी और झूठे या अस्पष्ट स्पष्टीकरण को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है, जिस वजह से कोर्ट ने सत्र न्यायालय की सजा को बरकरार रखा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।